हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 30 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप यकीन माने कि इस वीडियो को देखने के बाद आधी से ज़्यादा इंग्लिश जो हम लोग डेली बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उसे अंग्रेज़ी में आपको बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एडवांस हैं और डेली यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर दिन अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा इन कोर्स ऑफ टाइम से बनने वाले सेंटेंस के लिए, जिसका मतलब होता है समय के साथ साथ। जैसे समय के साथ साथ आप काफ़ी बदल चुके हो, समय के साथ साथ मुझे गुटखा खाने की आदत हो गई। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इन कोर्स ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है इन कोर्स ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, यानी सेंटेंस को बोलेंगे। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। पहला सेंटेंस है समय के साथ साथ परंपराएं बदलती रहती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम ट्रेडिशंस कीप ट्रांसफॉर्मिंग। समय के साथ साथ दोस्ती में परिवर्तन हो गया। इन कोर्स ऑफ टाइम फ्रेंडशिप इवॉल्व्ड। समय के साथ साथ मुझे तो तेरी लत लग गई, या किसी भी चीज़ की लत लग गई। इन कोर्स ऑफ टाइम आई एम अडिक्टेड टू यू। आई एम अडिक्टेड टू स्मोक। आई एम अडिक्टेड टू च्यू टोबैको, च्यू गुटखा। समय के साथ साथ उस मंदबुद्धि बच्चे में बहुत से बदलाव आ गए। इन कोर्स ऑफ टाइम देयर हैज़ बीन मेनी चेंजेस इन दैट स्लो विटेड और रिटार्टेड बॉय। समय के साथ साथ मैंने अपने बड़ों से बहुत सी बातें सीखने का मौका पाया। इन कोर्स ऑफ टाइम आई गॉट अ चांस टू लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम माई एल्डर्स। समय के साथ साथ मेरे हालात बेहतर होते गए। इन कोर्स ऑफ टाइम कॉमा My circumstances kept getting better. समय के साथ साथ हालात और भी ख़राब होते गए। In course of time the situation became worse. Bad का सेकेंड फॉर्म होता है worse, यानी ख़राब से भी ज़्यादा ख़राब, यानी बद से बदतर। On every single matter, हर बात पर, यानी बात पर। On every single matter सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले हम अपनी सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद ऑन एवरी सिंगल मैटर को हम लोग बोलेंगे। पहले अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। जैसे कि बात बात पर तुम रोने लगती हो। क्यों रोने लगती हो? वाई डू यू बिगिन टू क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, या फिर यूँ कहेंगे वाई डू यू स्टार्ट क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात पर मेरा बेटा रोते रहता है। माई सन कीप्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। माई सन कीप्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात पर क्यों हंसते रहते हो? इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डू यू कीप लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। वाई डू यू कीप लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात पर फूट कर रोना अच्छी बात नहीं होती। वीपिंग बिटरली ऑन एवरी सिंगल मैटर इज नॉट अ गुड थिंग। वीपिंग बिटरली ऑन एवरी सिंगल मैटर इज नॉट अ गुड थिंग। छोटे बच्चों को बात पर रोना नहीं चाहिए। स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब भी हमें कहना हो
बाजार से, ऑफिस से, कहीं से लौटते समय कोई चीज़ साथ में लेकर आना, उसके लिए ब्रिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बोलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ऑफिस से आते समय बच्चों को स्कूल से लेते आना, ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर, जिसका मतलब होता है महंगा पड़ना। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का महंगा पड़ना, किसी बात का महंगा पड़ना, किसी काम का महंगा पड़ना, इसके लिए इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। अपने बुरे दोस्तों की बात मानना तुम्हें महंगा पड़ेगा, इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू ओबे योर बैड फ्रेंड्स। इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू ओबे योर बैड फ्रेंड्स। मेरी बात ना मानना तुम्हें महंगा पड़ेगा, इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू डिसओबे मी। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू डिसओबे मी। डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। देख लेना, मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, लुक इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मैस विद मी। मैस विद समवन का मतलब होता है किसी से लफड़ा करना। गेट इमोशनल, इसका मतलब होता है भावुक होना या जज्बाती होना। इसे सेंटेंस में यूज़ करने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट इमोशनल। यहाँ पे गेट चेंजेबल होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। कई वर्षों बाद मैं उससे मिलकर भावुक हो गया, गॉट इमोशनल बाय मीटिंग हिम आफ्टर सेवरल ईयर्स और आफ्टर मैनी ईयर्स। उसे गरीबी के बुरे दौर से गुजरते देखकर मैं भावुक हो गया, गॉट इमोशनल बाय सीइंग हिम गोइंग थ्रू द बैड फेज ऑफ पॉवर्टी। गो थ्रू द बैड फेज ऑफ का मतलब होता है कि बुरे दौर से गुजरना। 2 वर्षों के लिए अपने परिवार से बिछड़ते समय वह भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। ही गॉट इमोशनल एंड बिगेन टू बी बिटरली वाइल डिपार्टिंग फ्रॉम हिज फैमिली फॉर 2 years। He got emotional and began to be bitterly while departing from his family for 2 years। मैं पूरी तरह से उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भावुक हो चुका था। I had completely got emotional by seeing him in pitiable or miserable condition। क्या तुम भी उसे तकलीफ में देखकर भावुक हो गए हो? Have you also got emotional by seeing him in trouble। Get का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। मेक फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वादे करना। मेक फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वादे करना। इसके लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक फॉल्स प्रॉमिस, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसमें मेक अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा, चेंज होता रहेगा। मेक का फॉर्म, वह हमेशा झूठे वादे करता ही, ऑलवेज मैक्स फॉल्स प्रॉमिस। मेरे सर को झूठे वादे करने वाले लोग पसंद नहीं। माई सर और बॉस डजंट लाइक पीपल हु मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। माई सर और बॉस डजंट लाइक पीपल हु मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। जो लोग झूठे वादे करते हैं, मेरे सर उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मुझे झूठे वादे करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, मतलब किसी चीज़ की आदत होने का स्ट्रक्चर है ये। इट डजेंट मैटर वेदर और नॉट, जब भी कहना है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम हंसो या रो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो। इसके लिए स्ट्रक्चर इट डजेंट मैटर वेदर प्लस उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद लास्ट में और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वह मेरी तरफ देखे या ना देखे। डजेंट मैटर वेदर ही लुक्स एट मी और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वह आए या ना आए। इट डजेंट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वह जिए या मरे। इट डजेंट मैटर वेदर ही लिव्स और डाइज। इट डजेंट मैटर वेदर ही लिव्स और डाइज। आप एक स्ट्रक्चर को सीखने के बाद 1 करोड़ सेंटेंस आप बना सकते हैं।
इट डजेंट बिफिट यू, जब भी बोलना हो कोई काम करना आपको शोभा नहीं देता है, इट डजेंट बिफिट यू, उसके बाद आप अपनी बात को बोल सकते हैं। आप किसी भी टेंस में आप अपनी बात को बोलने के लिए आज़ाद हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता, इट डजेंट बिफिट यू टू अब्यूज़, इट डजेंट बिफिट यू टू अब्यूज़। पास्ट की बात को बोलना रहेगा तो डजेंट की जगह पे डिडंट का यूज़ करेंगे। बड़ों से बहस करना आपको शोभा नहीं देता है, इट डजेंट बिफिट यू टू आर्ग्यू विद एल्डर्स। जब बोलना हो बड़ों के साथ बहस करना आपको शोभा नहीं दिया, इट डिडंट बिफिट यू टू आर्ग्यू विद एल्डर्स, ऐसा कहेंगे। किसी से बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजेंट बिफिट यू टू मिसबिहेव विद समवन। फास्ट फूड खाना आपको शोभा नहीं देता क्योंकि डॉक्टर ने आपको फास्ट फूड खाने से सख्त मना किया है, इट डजंट बिफिट यू टू ईट फास्ट फूड बिकॉज द डॉक्टर हैज़ स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट यू टू ईट द फास्ट फूड। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट इफ से बनने वाला। जब भी हमें बोलना हो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर है व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है अगर वह ठोकर खाकर गिर जाता तो, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इफ ही हैड स्टम्बल्ड डाउन। स्टम्बल डाउन का मतलब होता है ठोकर खाकर गिर जाना। अगर वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं आती तो, व्हाट इफ शी हैड नॉट कम इनटू योर लाइफ एज योर वाइफ। तुम अंग्रेजी बोलना नहीं सीखते तो क्या होता, व्हाट इफ यू हैड नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश। व्हाट इफ यू हैड नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अगर वह तुमसे दोबारा मिलना पसंद नहीं करती तो, व्हाट इफ शी हैड नॉट लाइक टू मीट यू अगेन। अगर उसने तुमसे दोस्ती नहीं की होती तो, व्हाट इफ शी हैड नॉट मेड अ फ्रेंडशिप विद यू ऑल अलोंग, जिसका मतलब होता है हमेशा से ही या शुरू से ही। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद ऑल अलोंग, ये है स्ट्रक्चर। मैं शुरू से ये धारा पढ़वा अंग्रेजी बोलना चाहता था, लेकिन मेरी शर्म और हिचकिचाहट मेरे रास्ते का सबसे बड़ी बाधा थी। I wanted to speak English fluently all along, but my shyness and hesitation were the biggest hurdles in my way. हर्डल का मतलब होता है बाधा, रुकावट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ से बनने वाले सेंटेंस के लिए, जिसका मतलब होता है के मामले में। इसे सेंटेंस के शुरू में यूज़ करेंगे। जैसे समाज सेवाओं के मामले में इस महान व्यक्ति की कड़ी मेहनत का परिणाम अद्भुत रहा है। इन टर्म्स ऑफ सोशल सर्विसेज द रिजल्ट ऑफ दिस ग्रेट मैन्स हार्ड वर्क हैज़ बीन रिमार्केबल और अमेजिंग। योग्यता के मामले में आपके टक्कर का कोई नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच का मतलब होता है आपके टक्कर का कोई नहीं। नो मैच मतलब टक्कर का कोई नहीं। योग्यता के मामले में आप इस शहर के जाने माने डॉक्टरों में से एक है। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी यू आर वन ऑफ द रिनाउंड डॉक्टर्स ऑफ दिस सिटी इन दिस सिटी। डोंट और डजंट गेट इनफ ऑफ, किसी चीज़ से मन नहीं भरना। इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अनुसार डोंट और डजंट प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए। उसके बाद गेट इनफ ऑफ, गेट यहाँ पे चेंजेबल होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन नहीं भरता। आई डोंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। चाहे वह कितना भी पिज़्ज़ा खा ले, लेकिन पिज़्ज़ा खाने से उसका मन कभी नहीं भरता। नो मैटर हाउ मच ही ईट्स पिज़्ज़ा, he can't get enough of eating pizza or he can't get enough of eating it। पिज़्ज़ा की जगह पे ईट का, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पिज़्ज़ा का जिक्र हो चुका है। मैं चाहे तुमसे कितना भी प्यार कर लूँ, लेकिन मेरा तुमसे बात करने से कभी मन नहीं भरता। नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू बट आई डोंट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू।
इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें, अंत तक देखें। नेक्स्ट हमारा है नन अदर देन, जिसका मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नन अदर देन, कोई और नहीं बल्कि। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे प्लस नन अदर देन, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है, ही इज़ नन अदर देन योर सन। He is none other than your son. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मैं कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ, आई एम नन अदर दैन योर सन। वह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है, शी इज़ नन अदर दैन बट योर डॉटर। वह कोई और नहीं बल्कि आपका भतीजा है, दोस्त है, ही इज़ नन अदर दैन, he is none other than your friend. तुम कोई और नहीं बल्कि कंगाली इंसान हो, you are none other than a penniless person. Whatever you want to speak, now you are able to speak English. You need to make a practice more and more. It's quite simple. जब भी बोलना हो सीधी सी बात है, इसके लिए इट्स क्वाइट सिंपल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सीधी सी बात है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, अनलेस यू प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, या फिर यूँ कहें यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सीधी सी बात है, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, इफ़ यू हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प यू। इट्स बिटर ट्रू, ये बिल्कुल कड़वा सच है। व्हाट अबाउट, कैसा रहेगा। जब भी हम लोग किसी से पूछते हैं कोई किसी काम के बारे में, वहाँ जाना कैसा रहेगा, एक कप चाय पीना कैसा रहेगा, फुटबॉल खेलना कैसा रहेगा, इसके लिए व्हाट अबाउट से हम लोग सेंटेंस को शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। वहाँ जाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट गोइंग देयर। उससे मिलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट मीटिंग हिम और हर। आज बहुत ठंड है, एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना कैसा रहेगा। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, व्हाट अबाउट हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट कॉफ़ी। अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश। उससे अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश। उससे मिलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट मीटिंग हिम और हर। उसके साथ कहीं जाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट गोइंग विद हिम एनीवेयर। नेक्स्ट है हमारा एस्पेक्ट टू, किसी से किसी बात की उम्मीद करना। इसके लिए हम लोग एस्पेक्ट टू का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सपेक्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। आपसे उम्मीद की जाती है, पैसिव में ये बन रहा है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे उम्मीद की जाती है, यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू डू सच मिस्टेक्स अगेन। तुमसे उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिख कर जीवन में खूब तरक्की करो। यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रॉस्पर और प्रोग्रेस अ लॉट इन लाइफ आफ्टर स्टडिंग। प्रॉस्पर अ लॉट का मतलब होता है खूब तरक्की करो। उससे मदद करने की उम्मीद की जाती है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प, ये पैसिव में बन रहा है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प। नेक्स्ट है हमारा बाय द बैक डोर यानी चोरी चुपके। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में बाय द बैक डोर हम लोग बोलेंगे। या लिखने का काम कर रहे हैं तो बाय द बैक डोर सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, उस पुलिस वाले को चोरी छुपे घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दैट पुलिसमैन वॉज काउट रेड हैंडेड ब्राइबिंग बाय द बैक डोर। ब्राइब का मतलब होता है घूस लेना। एक्सेप्ट ब्राइब, टेक ब्राइब, ब्राइब सब का मतलब होता है घूस लेना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इन दिनों बिहार राज्य में शराब
कि शराब बंद कर दिया गया है, फिर भी कुछ लोग चोरी छुप के इसे बेचकर खूब पैसा कमा रहे हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज वी ऑल नो दैट दिस डेज liquor has been banned in the Bihar state. Still some people are making a lot of money by selling it by the back door. वह चोरी छुप के इशारों में मुझे कुछ बताना चाहती थी। She wanted to tell me something through gestures by the back door. थ्रू जेस्चर्स का मतलब यहाँ पे इशारों में, इशारों से। Who the hell are you? इसका मतलब जब होता है तुम होते कौन हो। जब भी हमें कहना हो तुम होते कौन हो, मुझे गाली देने वाले, तुम होते कौन हो, ऐसा बोलने वाले, तब हम लोग who the hell are you का यूज़ करते हैं। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। पहला सेंटेंस है तुम मुझे डांटने वाले कौन होते हो। Who the hell are you to scold me? Who the hell are you? Who the hell are you to scold me? तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को डांटने वाले। Who the hell are you to chide my child? Who the hell are you to chide my child? तुम होते कौन हो उसे सबक सिखाने वाले। Who the hell are you to teach him a lesson? टू टीच समवन अ लेसन का मतलब होता है किसी को सबक सिखाना। तुम होते कौन हो मुझे गाली देने वाले। Who the hell are you to teach? Who the hell are you to abuse me? तुम हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। इवन आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनने वाला सेंटेंस कोई काम करने के बाद भी। जैसे पहला सेंटेंस है उसने मुझे देखने के बाद भी नज़रअंदाज कर दिया। सबसे पहले हम लोग कहेंगे उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। ही इग्नोर्ड मी इवन आफ्टर सीइंग मी या लुकिंग एट मी। सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन रहे हो। वाई सब कुछ जानने के बाद भी अनजान क्यों बन रहे हो। वाई आर यू बिकमिंग एन इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सब कुछ जानने के बाद भी आप एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट यू आर आस्किंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट ऑफ का मतलब होता है कोई काम आधा अधूरा छोड़ देना, बीच में ही छोड़ देना, किसी मजबूरी के कारण, किसी कारणवश। इसे हम लोग सेंटेंस में आज हम लोग इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद ड्रॉप आउट ऑफ। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना काम आधा अधूरा छोड़ दिया। आई एम सॉरी आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क। ये इसमें ड्रॉप जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा। ड्रॉप का फॉर्म चेंज होता रहेगा। तुम्हें इस खेल को बीच में ही छोड़ने का इरादा क्यों कर लिया। वाई डिड यू इंटेंडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस गेम। वाई डिड यू इंटेंडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस गेम। तुमने इस खेल को बीच में ही छोड़ने का इरादा क्यों कर लिया। गरीबी के कारण उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्टडीज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। स्टडीज यहाँ पे स्टडीड है, गलत टाइपिंग हो गया। स्टडीज STUDIES होना चाहिए। उसे बीच में ही ये कंपटीशन छोड़ना पड़ा क्योंकि खेलने के दौरान उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। He had to drop out of this competition because he was feeling acute pain in his stomach while playing. Nearly all जिसका मतलब होता है लगभग। Nearly all सेंटेंस बनाने का रूल है nearly all। उसके बाद हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। इस पार्टी में लगभग सभी लोग आ चुके हैं, तो चलो अब पार्टी शुरू करते हैं। नियरली ऑल द पीपल हैव कम टू दिस पार्टी सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी नाउ। लगभग सभी सब्सक्राइबर्स ने मेरी पिछली वीडियो को देखा है। नियरली ऑल द सब्सक्राइबर्स हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो। मैं पिछली वीडियो किसी एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे वीडियो, बहुत सारी वीडियो की बात करूँगा तो वीडियोज होगा। नियरली ऑल द करप्ट लीडर्स हैव कम्प्लीटली लूटेड द कंट्री। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है
रिडल्ड विद, से भरा हुआ। से भरा हुआ का मतलब दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा से भरा हुआ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिडल्ड विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसकी ज़िंदगी कष्टों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज रिडल्ड विद ट्रबल्स। His life is riddled with troubles. तुम्हारी जिंदगी बीमारियों से भरी है। Your life is riddled with illness और sickness. Your life is riddled with illness और sickness. मेरा जीवन बीमारियों और कष्टों से भरा हुआ है। My life is riddled with illness and troubles. My life is riddled with illness and troubles. Next, mean nothing to, कोई मायने नहीं रखना। mean a lot का मतलब होता है बहुत मायने रखना, ये जस्ट उसका उल्टा है mean nothing to, कोई मायने नहीं रखना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट mean nothing to प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए पहला सेंटेंस है तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। You mean nothing to me. You mean nothing to me. You mean nothing to me. तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। He mean a lot to me. उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। His words mean nothing to me. उसकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ऐसा बोलना हो तब कहेंगे His words mean a lot to me. उसकी बातें मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। His words mean nothing to me. उसकी सारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। His all words mean a lot to me. नेक्स्ट है हमारा get the hell out of someone or somewhere. जितना जल्दी हो सके किसी के पास से या कहीं से निकल लो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट द हेल आउट ऑफ मी, हिम, हर, देम, हेयर एंड देयर। और एक बात गौर करने वाली है, गेट का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। जैसे कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जा। गेट द हेल आउट ऑफ हिम, गेट द हेल आउट ऑफ हिम, उसके पास से निकल जा। गेट द हेल आउट ऑफ हिम, जितना जल्दी हो सके उसके पास से निकल जा। गेट द हेल आउट ऑफ हिम और हर, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जा। गेट द हेल आउट ऑफ देयर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। या यूँ कहेंगे यू हैड बेटर टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। इन अकॉर्डेंस विद, जिसका मतलब होता है के अनुसार सेंटेंस बनाने का रूल है। सबसे पहले हम अपनी बात को बोलेंगे यानी सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद का यूज़ करेंगे। जैसे यूएई की सभी नियम और शर्तों के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। इसके लिए हम लोग कहेंगे द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड इन अकॉर्डेंस विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूएई। अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार आपने ये काम किया। यू डिड दिस वर्क इन अकॉर्डेंस विद द विशेज और विद द डिजायर ऑफ योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है गिव अ लॉन्ग रोप, जिसका मतलब होता है सर पर चढ़ाना। किसी को भी, किसी इंसान को, किसी बच्चे को, किसी को भी सर पे चढ़ाना, दुलार में, प्यार में। स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस गिव अ लॉन्ग रोप, तुमने अपने बेटे को सर पे चढ़ाया हुआ। यू हैव गिवन योर सन अ लॉन्ग रोप, या फिर यूँ कहें यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू योर सन, ऐसा भी बोला जा सकता है। मैं अपने बच्चों को सर पर नहीं चढ़ा सकता। आई कांट गिव माई चिल्ड्रेन अ लॉन्ग रोप, या ऐसा भी बोला जा सकता है आई कांट गिव अ लॉन्ग रोप टू माई चिल्ड्रेन। अपने बच्चों को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। डोंट गिव योर चिल्ड्रन अ लॉन्ग रोप, या फिर ऐसा कहेंगे डोंट गिव अ लॉन्ग रोप टू योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारा बीइंग से बनने वाला सेंटेंस। बीइंग का बहुत सारा यूज़ होता है, लेकिन एक यूज़ की बात करेंगे, वो है होने के नाते। कोई चीज़ होने के नाते जब बोलना हो तो बीइंग का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है
एक गायकार होने के नाते उसने अपने दिल की दर्द को अपनी गायिका के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। Being a singer, he has tried to express his inner pain to the people through his singing. Being a senior, he has tried to express his inner pain to the people. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अंग्रेजी के टीचर होने के नाते आपको पैसों की परवाह किए बिना लोगों को मुफ्त में अंग्रेजी सिखाना चाहिए। बीइंग एन इंग्लिश टीचर यू शुड टीच इंग्लिश टू पीपल फॉर फ्री विदाउट वरिंग अबाउट और रिगार्डलेस ऑफ मनी। रिगार्डलेस ऑफ मनी का मतलब होता है बिना पैसे की परवाह किए। विदाउट वरिंग अबाउट मनी इसका भी मतलब होता है बिना पैसे की चिंता किए। रिगार्डलेस ऑफ मनी बिना पैसे की परवाह किए। इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी होने के नाते आपके पास अंग्रेजी में फ्लुएंसी ज़रूर होना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू मस्ट हैव फ्लुएंसी इन योर इंग्लिश। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू मस्ट हैव फ्लुएंसी इन योर इंग्लिश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। एट द एक्सपेंस ऑफ इसका यूज़ तब करते हैं जब किसी चीज़ की कुर्बानी देने की बात करते हैं या खोकर फ़ायदा उठाने की बात करते हैं, तब इसका यूज़ करते हैं। मैं अपने परिवार की शांति और खुशहाली को खोकर पैसे कमाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ पीस एंड प्लेजर ऑफ माई फैमिली। तुम्हें अपने प्यार को कुर्बान करके किसी और को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव decided to make someone else your life partner at the expense of your love. At the expense of your love, अपने प्यार की कुर्बानी करके। Far and wide. नेक्स्ट है far and wide, जिसका मतलब होता है दूर दूर से। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है देखते हैं। हर साल सोनपुर मेला को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। एवरी ईयर पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू विजिट और सी सोनपुर फेयर। इस डॉक्टर के पास दूर दूर से मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। पेशेंट्स कम टू दिस डॉक्टर फ्रॉम फार एंड वाइड फॉर देयर ट्रीटमेंट। पेशेंट्स कम टू दिस डॉक्टर फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से लोग आपसे मिलने आते हैं। पीपल कम टू मीट यू फ्रॉम फार एंड वाइड। पीपल कम टू मीट यू फ्रॉम फार एंड वाइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। इन द सेंस ऑफ या इन टर्म्स ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है के मामले में। स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इन द सेंस ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं पहला सेंटेंस, तुम अंग्रेजी पढ़ाने के मामले में सही निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी गुड, यानी सही निकले, अच्छे निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, या फिर यूँ बोल सकते हैं यू टर्न्ड आउट टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने के मामले में ठीक ठाक है। ही इज सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, or we can say he is so in terms of speaking English. So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, good.